नमस्कार, knockinnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। राहुल गांधी संसद में आज बरसे हैं, बल्कि कहा जाए कि बम फोड़ा है। और ये बम फोड़े हैं, बातें नई नहीं है, जानकारी नई नहीं है, लेकिन ये जानकारियां संसद के पटल पे जिम्मेदारी के साथ रखना प्रधानमंत्री मोदी को फंसा देने जैसा है। और अब तमाम सारी दाएं बाएं घुमाने के बाद वो वक्त आने वाला है जब पीएम मोदी को वोट चोरी से जुड़े हुए जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं उनका उत्तर देना होगा। उत्तर मोदी उत्तर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, और संभावित उत्तर क्या होगा इसका भी अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जानना जरूरी है कि राहुल गांधी ने वो कौन कौन से प्रहार सरकार पर किए हैं जिससे सरकार को अब बहुत मुश्किलें आने वाली हैं जवाब देने में। सवाल है कि कैसे इस देश में आरएसएस का इकोसिस्टम इस देश को हर जगह से कब्जा कर रहा है। यूनिवर्सिटी ये वो तमाम उन्होंने चुनाव आयोग के नाम पर चीज़ों को लपेट दिया और बताया कि आरएसएस का अगर गधा भी है तो वो घोड़ा बन के कहीं बैठा हुआ है। देश भर के यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशंस वगैरह में राहुल आरएसएस के लोग घुसे हुए हैं। और इस बहाने से जब ये कहा जा रहा था तो स्पीकर जो हैं वो बड़ा परेशान हो गए और दूसरी चीज़ें हुई। और एक जगह चीज़ और भी हुई कि वो जब राहुल गांधी ने, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, अभी पहले आगे बढ़ते हैं, और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जो है उस पर सरकार ने पकड़ बनाई है। सरकार में बैठे लोगों के साथ चुनाव आयोग मिली भगत कर रहा है ताकि चुनावों को प्रभावित किया जा सके। क्यों मुख्य न्यायाधीश को, सीजेआई को चुनाव आयुक्त के चयन के पैनल से हटाया गया, ये सवाल राहुल गांधी ने पूछा है। प्रधानमंत्री और अमित शाह चुनाव आयुक्त को चुनने को लेकर उतने उत्सुक क्यों हैं? क्योंकि जब आपने सीजेआई को हटा दिया और पैनल बना जिसमें अमित शाह और मोदी होंगे और तीसरा होगा राहुल गांधी, तो दो के मुकाबले एक से तुम चुनाव जीत जाओगे। कायदे से जहां अमित शाह है उसकी जगह सीजेआई होते तो एक संतुलित पैनल होता। तो ऐसी क्या बात थी, इतना बेचैन क्यों है चुनाव आयुक्त को चुनने में? ये सवाल राहुल गांधी ने पिन पॉइंट आउट। देखिए, राजनीति में संवाद का ही महत्व होता है और जो चीज़ें कह रहे हो वो कहाँ ठिकाने पे लगती हैं। डायलॉग का स्टाइल कुछ भी हो, लेकिन जो बोला है वो बहुत मायने रखता है। दिसंबर 23 में इस सरकार ने कानून बदल दिया और कानून बदलकर ये सुनिश्चित किया कि किसी भी चुनाव आयुक्त को अपने कार्यकाल के दौरान की गई किसी भी अच्छी और बुरी चीज के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। उनको इम्यूनिटी दे दी गई। यानी वो चुनाव में अगर वहां खड़े होके चौराहे पे खड़े हो जाएं और कहे डालो वोट बीजेपी के लिए, बूथ कैप्चरिंग होती है, मैं कह रहा हूं मैं मुख्य चुनाव आयुक्त हूं इस देश का, अगर वो ये भी करते हैं तो उनको सजा नहीं हो सकती। अगर वो सीधे सीधे कोई बड़ी से बड़ी धांधली कर दें, सजा नहीं हो सकती, क्योंकि इम्यूनिटी दी गई है। और इस सवाल को राहुल गांधी ने उठाया कि क्यों ऐसा किया गया, और ये भी कहा कि भाई सीसीटीवी जो है उसको 45 दिन बाद नष्ट करने का आदेश देने के पीछे इंटेंशन क्या है, वो क्या है जो छिपाना चाहते हो। और ये अपने आप में ऐसे सवाल हैं जो राहुल गांधी ने संसद में प्रधानमंत्री के पास रखे। अभी हम डिस्कस करेंगे कि मोदी जी इसका क्या जवाब देने वाले हैं, ये भी हम अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक ब्राजीलियन महिला का फोटो है जो हरियाणा की वोटर लिस्ट में 22 बार दिखाई देती है। आपको याद होगा, काफ़ी वायरल होगा। ऐसे कपड़े पहने तो मुझे अचानक याद आ गया देख के कि नीले और लाल कपड़े वाली महिला है वो। और उन्होंने जो है वो ये भी कहा कि बिना किसी संदेह के मैं साबित किया है मैंने कि चोरी हुई है, वोट चोरी हुई है हरियाणा में। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने मुझे नहीं बताया कि इस महिला की फ़ोटो कैसे आई। एक एक महिला की फोटो, एक एक महिला का वोट 200 दफा क्यों है? क्यों हरियाणा की वोटर लिस्ट में यूपी के बीजेपी नेता का नाम है और वोट देने आते हैं? ये सारी बात राहुल गांधी ने कही है और इन चीजों को हम ठहर के सुन लेते हैं। भाषण अंग्रेजी में है, मैंने आपको हिंदी में उसका तर्जुमा सुना दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद वापस आते हैं। Second capture, which helps in destroying democracy. The capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here. The capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. And the systematic placement of bureaucrats
who favor their ideology and attack the opposition and anybody who chooses to oppose the RSS. That is the second institutional capture. And the third there are many more. I can go on. And the third institutional capture. What is this? मानिए प्लीज मानिए. Yes, become sonite. And the third capture of the institution that directly controls the election system of our country, the Election Commission. Now, I am not saying this without proof. I have put forth adequate proof about how the Election Commission is colluding with those in power to shape the elections. But I want to ask three questions first, which will make it very clear that the BJP is directing and using the Election Commission to damage India's democracy. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the Election Commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? I sit in that room. It is so-called a democratic decision. On one side, Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah. On the other side, the leader of the opposition. I have no voice in that room. What they decide is what happens. So the first question, why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who the Election Commissioner is going to be? Second question, and even more devastating question. No Prime Minister has done this in the history of India. In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Yes. Immunity. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the election commissioner? Why would they need to give this tremendous gift that no Prime Minister has given ever before to the election commissioner? Yes. Mr. Shah is looking into the ceiling. Maybe he will answer this question when he speaks. अब बड़ा सवाल इस बात का है कि ये जो एटम बम फोड़ना या जो भी आप कहें, ये भी हाइड्रोजन बम से कम नहीं है अगर देखा जाए तो। मोदी सरकार इसको कम्बैट कैसे करेगी, क्योंकि इसका उत्तर सरकार की तरफ से किसी को तो देना है, मोदी सरकार को देना है। और अब जो होने लगा है सदन में, वो भी आपने देखा होगा कि वंदे मातरम की बहस का जवाब राहुल गांधी नहीं देते हैं, प्रियंका गांधी देंगी आपको जवाब। क्योंकि मोदी जी का भी यही एटीट्यूड दिखता था पिछले की सदन में, बहुत महत्वपूर्ण विषयों में कहते थे मैं तो पीएम हूँ, ये दे देंगे मंत्री हमारी तरफ से जवाब। तो इस बार विपक्ष ने भी ये किया कि वंदे मातरम पर बहस हुई, प्रियंका गांधी ने जवाब दे दिया, विपक्ष के नेता ने जवाब नहीं दिया। ये एक प्रतीक है संसदीय राजनीति में कि किस तरह से लोग एक दूसरे को पावर दिखा रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि मोदी जी इस बहस का, वोट चोरी वाली बहस का जवाब किसी और से दिला दें, ताकि बगले ना झांकनी पड़े, क्योंकि खुद जवाब देंगे तो लॉजिकल देना पड़ेगा, लेकिन लॉजिकल जवाब देने के वो एक्सपर्ट नहीं है, तो वो कौन सा जवाब देंगे ये मैं आपको बताता हूँ। पहला तो मोदी जी ये कर सकते हैं कि बहुत सारे पुराने उदाहरण निकालना है। 1932 में फला जगह पे धांधली हुई थी,
तब ये बूथ कैप्चरिंग हुई थी, फला आदमी पकड़ा गया था, कांग्रेस के उस आदमी के खिलाफ मुकदमा हुआ था, वगैरह वगैरह। यानी वाउटरी तुम्हारे टाइम पे हुआ था तो हमारे टाइम में हो गया तो क्या हो गया। और इसको अगर ईमानदारी से देखा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि तुमने किया था तो हम भी करेंगे, तुमने चीर हरण किया तो मैं भी चीर हरण करूंगा। जिस अबला की लाज लुट रही है उससे फर्क नहीं पड़ता। भारत का लोकतंत्र, पहले तुमने रोंदा तो अब मैं रोंदूंगा। इस लॉजिक के साथ में वाट अबाउटरी हो सकती है जो मोदी जी करेंगे। दूसरी चीज, वाट अबाउटरी हो सकता है मोदी जी ना करें और उनका पूरा फोकस शहजादे, राहुल गांधी, खानदानी, नेहरू, फला इन सब चीजों की तरफ चीजों को बांट दें, इधर उधर की बात करें, बढ़िया बढ़िया डायलॉग बोलें, राहुल गांधी का मजाक उड़ाए और कुछ चुभती हुई बात ऐसी कर दें कि विपक्ष उसका विरोध करता चला जाए और असली जवाब रह जाए। आपने देखा होगा कि शुरू से यही कर रहे हैं। एक तो सत्र छोटा बुलाया, उसके बाद में विवादास्पद बयान देके 2 दिन खराब कर दिए, एक दिन वंदे मातरम में लगा दिया। तो ये भी हो सकता है कि वो इसके उत्तर के टाइम पे कुछ ऐसी बात कर दें कि सदन में हंगामा हो जाए, सदन स्थगित हो जाए और हो सकता है विपक्षी सदन ना चलने दे और प्रधानमंत्री बच जाए, क्योंकि ये ऐसे स्पेसिफिक सवाल हैं और इतनी मेहनत होमवर्क के साथ किए गए हैं और जो होमवर्क किया है, जो मेहनत की है वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब उसमें जनता के सामने है, क्योंकि राहुल गांधी बड़ी बड़ी स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन देके दिखा चुका है। तो हम सब जानते हैं कि हाँ ये है, ये हुआ है, ये हुआ है। तो इसको लॉजिकली झुठलाने का जब आज तक चुनाव आयोग की हिम्मत नहीं पड़ी, चुनाव आयोग एक बार राजीव गांधी को नहीं बुला पाया, राहुल गांधी को माफ कीजिएगा, तो मोदी जी का तो सवाल ही नहीं उठता। तो एक भर भर के मक्कारियों का प्रदर्शन होगा, मतलब देसी भाषा में कहे तो बड़े लोगों के लिए ऐसा कहना जमता नहीं है, लेकिन होगा यही कि मुद्दे की बात नहीं होगी, इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला कैसे रुका। अगर मैंने शेर में कुछ टांग तोड़ी हो तो माफी चाहता हूं। और ये होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी ने ये जो सवाल उठाए हैं ये अपने आप में एक बड़ा एक्सपोजे है और संसद के पटल पे रिकॉर्ड में आने का मतलब ये है कि ये हमेशा के लिए अंकित हो गया कि किस तरह से चुनाव आयुक्त अपनी मर्जी से चुना गया, सरकार ने खुद बनाया, उसकी वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां निकली। यानी हर तरफ से ये चीज सिद्ध होती है कि लोकतंत्र के अंदर वोट चोरी हुई है। वोट चोरी नहीं हुई है, लोकतंत्र के ऊपर कब्जा हुआ है, अगर मेरा इंटरप्रिटेशन तो ये है। और इस पे कब्जे का मतलब यह है कि हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है उस सब पे कब्जा हो गया, सारी नीतियों पे कब्जा, शिक्षा पे कब्जा। आपने पढ़ा ही होगा कि किस तरह से आवर्त सारणी को निकाल दिया भाई। अगर आप पदार्थ के गुण धर्म को समझने के लिए एक टेबल बनाई गई है उसको नहीं देखना चाहते, डार्विन की थ्योरी को नहीं देखना चाहते, तो और आपने सत्ता पे कर लिया कब्जा। फिर वोट जो है वो जब आपके हिसाब से होगा, हजारों लोग जो है आज यहाँ पे कर रहे हैं, वहां पे कर रहे हैं। आप सोचिए ना, बिहार के चुनाव में रेलगाड़ियों भर भर के रोक ले जाए गए। कुल मिला के लोकतंत्र को जिस तरह का गंभीर खतरा है वो आज भक्ति भाव में डूबा हुआ भारत का नागरिक भले ही ना समझ पाए, उसको जैसे ही समझ में आने लगे वो हिंदू मुसलमान में उलझने लग जाए। लेकिन ये सच है कि लोकतंत्र इतिहास के सबसे नाजुक मोड़ पे है। खतरे में तो पहले भी था, लोकतंत्र पहले भी उसका हरण कर लिया गया था, लेकिन पहले बंदर बाट में भी लोकतंत्र था। जैसे कि अगर आपका लोकतंत्र है, पैसे वाले चुनाव लड़ सकते हैं, केवल गरीब आदमी नहीं लड़ सकता, तो पैसे वाले भी सारी पार्टी वालों को समान अवसर था। अब तो तुम कहीं से कुछ भी हो, जीतेगा तो मोदी ही। और कुल मिला के जो सिचुएशन है वो ये आज के राहुल गांधी के भाषण का ऐतिहासिक महत्व है। 100 साल बाद भी संसद का ये रिकॉर्ड निकाला जाएगा तो लोग नोट करेंगे कि जब भारत का लोकतंत्र सबसे गंभीर खतरे में था तो जो स्पेसिफिक कारणों से था उनको रेखांकित करने वाले व्यक्ति का नाम राहुल गांधी था। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको एक समझने में मदद करेगा कि किस तरह से संसद में विपक्ष के नेता के भाषण ने, एक जिम्मेदार भाषण विपक्ष के नेता का, आप उसको कहे ये क्या कर लेगा, वो क्या कर लेगा, वगैरह वगैरह। एक सज्जन मिले मुझे, कहने लगे कि साहब वो मैं तो बहुत तगड़ा फैन हूँ मोदी जी का, चाहे जो कुछ हो जाए मैं मोदी जी को वोट दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मुझसे कहने लगे बताइए विकल्प क्या है। तो मैंने कहा तुम्हें विकल्प चाहिए क्यों, जब तुमको तो हर हालत में मोदी जी को वोट देना तो तुम विपक्ष का विकल्प का चार डालोगे। तो जो विकल्प की बात करने वाले लोग हैं उनको भी ये समझना पड़ेगा
कि आप विकल्प के तौर पे राहुल गांधी को चुनो ना चुनो, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन राहुल गांधी जो सवाल उठा रहा है, उन सवालों पे चिंतन ज़रूर करो। ये जो लाज चीरहरण हो रहा है ना, ये तुम्हारे लोकतंत्र का हो रहा है। ये तुम्हारा पक्का से पक्का दोस्त भी हो, लेकिन लाज कर रहा है, तुम्हें उसके लिए सोचना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद।